सो हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर मार्च 2023 में ज्योमेट्री के अंदर जो हॉट सॉल्यूशंस जो देखने वाले हैं, यानी हॉट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वैसे आपने पिछले भी हमारे वीडियो देखे होंगे क्यूआर कोड पे स्कैन करके। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है पासबान तालीम ने जो स्टार्ट किया है कि अब आप सॉल्यूशन देखने के साथ साथ सॉल्यूशन के वीडियोस भी देख पाएंगे, जिसमें आपको एक एक स्टेप के बारे में पता चलेगा कि ये स्टेप कैसे आया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखते रहिए। और हम जो है इस पासबान तालीम पब्लिकेशन का के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आएगा इससे कि अब तक वो सोल्यूशन देखा करते थे, अब वो सोल्यूशन की वीडियोस भी देखकर जो है अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मार्च 2023 में जो ज्योमेट्री में जो हॉट क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। ट्राइंगल ABC में DE जो है पैरेलल है साइड BC के, और उसमें बोला गया है कि ट्राइंगल ADE का जो ट्वाइस होगा, जो एरिया होगा वो ट्वाइस होगा, वो क्वाड्रिलेटरल DBCE के इक्वल होगा। और हमको बोला गया कि AB और AD का जो रेशियो है वो फाइंड करना है, और हमको शो करना है कि BC इज इक्वल टू √3 इंटू DE होता है। तो आप देख सकते हैं फिगर आपके सामने यहाँ बनी हुई है, हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है ये एक तरह से। ट्राइंगल ABC और ADE आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। आप एक सबसे बड़ा ट्राइंगल ABC आप देख रहे हैं और छोटा ट्राइंगल ऊपर वाला ADE देख रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल एक तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट भी, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन सिमिलर होते हैं, है ना। सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, माफ कीजिएगा, है ना। तो क्योंकि दोनों का साइज छोटा बड़ा है, अगर दोनों एक साइज के होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन यहाँ पर इनका रेशो जो है हमको फाइंड करना है, यानी इनका साइड्स का रेशो हमको मालूम करना है एक तरह से। तो जब रेशो में कब कन्वर्ट होंगे दोनों ट्राइंगल, जब वो सिमिलर होंगे। तो पहले उनको हमको सिमिलर बताना होगा। तो किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए एटलीस्ट कम से कम दो पेयर ऑफ एंगल हमको लिखने होते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला एक पेयर ऑफ एंगल इन्होंने लिख के बता दिया, क्योंकि इन्होंने पहली लाइन क्वेश्चन में बता दी थी कि भाई ये DE पैरेलल है BC के। तो जहाँ पैरेलल लाइन आती है वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल तो आता ही है, यानी ये वाला और ये वाला, या फिर आप ये वाला और ये वाला एंगल लिखें, एक ही बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, है ना। आपने 9th क्लास में ये वाला फिगर पढ़ा था इस तरह से। इसमें F शेप के जो बनने वाले एंगल होते थे वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते थे, ऐसे ऐसे शेप वाले, है ना। इस तरह से उल्टा भी F बनता था ऐसे। तो ये जो एंगल होते थे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ करते थे। तो इस तरह के जो एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल हम बोलते हैं, और यही वाले एंगल यहाँ पर हमको शो करने हैं ताकि हम ट्राइंगल को क्या बना सके, सिमिलर बना सके। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर कब होगा, जब उसके पेयर ऑफ जो एंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो देखो ये अपने करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर लिख दिया। नंबर 2, सेकंड में देखो कॉमन एंगल है, एंगल A जो है दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, BAC, एंड छोटे ट्राइंगल में DAE। इस तरह से कॉमन एंगल हो गया है। और जब हम दो पेयर ऑफ एंगल लिख लेते हैं तो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाता है। कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल के बेसिस पर हम उनके साइड, इन एरिया जब प्रोपोर्शन में रखते हैं तो उनके साइड्स का भी स्क्वायर का प्रोपोर्शन हम रखते हैं कुछ इस अंदाज में। दोनों ट्राइंगल के एरिया हम प्रोपोर्शन में रखेंगे और उनके सारे साइड्स का स्क्वायर लगा के भी हम प्रोपोर्शन में रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो है ये स्टेटमेंट 1 हो गया। लेकिन हमको एक स्टेटमेंट दिया है इस क्वेश्चन में कि ऊपर जो ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया का ट्वाइस जो है नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एरिया के इक्वल होगा। सो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फिगर अगर आप देखेंगे पूरा जो ट्राइंगल है ABC, इसमें ऊपर वाला जो ट्राइंगल का भी एरिया है और नीचे क्वाड्रिलेटरल है DBCE, इसका भी एरिया है। तो हम वहाँ लिख लेंगे इस तरह से। लेकिन हम वो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE क्या होता है, 2 एरिया ऑफ ADE। तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पे 2 एरिया ऑफ ADE। तो ये क्या होगा, 1 एरिया ऑफ ADE और ये 2 एरिया ऑफ ADE इक्वल टू 3 एरिया ऑफ ADE बन जाएगा, है ना। देखो इस तरह से यहाँ पे बन चुका है ये। फिर आप ट्राइंगल के एरिया को ना एक साइड प्रोपोर्शन में ले लेंगे और ये जो 3 के अपॉन में समझ लो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यानी इन दोनों ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ABC और जो छोटा ट्राइंगल है ADE, दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 3:1, यानी 3/1 आ जाएगा। और यहाँ तो आप जानते हैं बड़ा ट्राइंगल ABC का एरिया रेशो छोटा ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होता है, इनके सारे साइड्स के स्क्वायर का रेशो के इक्वल होता है। तो यानी यहाँ पर हम जो है इसको इक्वल बता देंगे,
3/1 के इक्वल बता देंगे, सारे साइड्स के स्क्वायर के रेशियो का जो एरिया है वो क्या बता देंगे, 3/1 के इक्वल बता देंगे। अब हमको जिस साइड का वैल्यू पॉइंट करना है, जैसे आपको जो शो करना है, आप देख सकते हैं AB/AD का रेशियो हमको निकालना है, या BC का वैल्यू √3DE निकालना है। तो देखो ये इजीली इस स्टेप से या इस स्टेटमेंट से आ रहा है, AB²/AD² इक्वल टू 3/1, क्योंकि देखो ये जो 3/1 है ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो आप हमको जो चाहिए हम उसके इक्वल में इसको रख के या सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो हमने AB²/AD² इक्वल टू 3/1 ले लिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो AB और AD में से स्क्वायर हट गया, लेकिन यहाँ रूट लग जाएगा, तो √1 पे तो रूट का कोई जो है असर होगा नहीं, लेकिन √3 पे वो रूट लग जाएगा। तो इस तरह से AB/AD का वैल्यू आ जाएगा √3:1। इसी तरह से जो हमको लास्ट स्टेटमेंट जो हमको प्रूव करना है वो है BC/DE, यानी BC इक्वल टू √3DE लाना है ना, तो BC²/DE² इक्वल टू 3/1 करना है। यहाँ पर भी क्रॉस एक तरह से स्क्वायर रूट करेंगे आप, तो यहाँ से BC और DE पे से स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट में चले जाएगा, तो √3/1 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल। देन फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, उसकी मदद से जो है ना ये प्रूफ करना है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालना है और फिर जो है उनके साइड्स के रेशियोज के इक्वल हमको इक्वेट करते हुए ये हमको दो स्टेटमेंट जो हमको प्रूव करने वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बेस्ड यहाँ पर है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको एकदम दिमाग में बिठा लें कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जो सिमिलर ट्राइंगल का ड्रॉ करने वाला आपको एग्जाम में आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड करेंगे। अगर आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल के नाम में एक वर्टेक्स एस जो है वो कॉमन है। जब भी कभी ऐसे दो ट्राइंगल आपको उनके नाम नजर आए जिसके अंदर एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन आपको नजर आ रहा है, मतलब वो मिक्स्ड फिगर होगी, यानी एक के अंदर एक बनेगी, है ना। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल के सारे साइड्स की जो वैल्यूज है वो दे दी गई है और आपको एक रेशियो दिया गया है SH/SV। पहले ट्राइंगल का नाम है SHR, दूसरा है SVU। तो हमको इसी रेशियो से पता चलेगा कि कौन सा ट्राइंगल बड़ा है और कौन सा ट्राइंगल छोटा है, यानी पहले कौन सा बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SH के सामने 3 लिखा है और SV के सामने 5 लिखा है, यानी SVU ये बड़ा ट्राइंगल होगा आपका, यानी ये ट्राइंगल आपका बड़ा होगा और ये ट्राइंगल आपका छोटा होगा, ठीक है। यानी पहले छोटा ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, देन फिर बड़ा ट्राइंगल आपका मिल जाएगा। तो जो भी आपको वैल्यूज दी गई है उसमें प्लॉट करने से पहले या वो वैल्यूज के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो कॉमन वर्टेक्स है वो लेफ्ट साइड में आप इस तरह से लेंगे। देखो यहाँ से जैसे S लिया हुआ है, लेफ्ट साइड में लेंगे और लेफ्ट साइड में S आएगा तो आप SR नीचे लो या SH नीचे लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे SH जो है नीचे इस तरह से लिया गया है 4.5। फिर बाद में राउंडर के अंदर आप 5.2 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे इस तरह से इस पॉइंट पर रख के, फिर S पे रख के 5.8 का रख के इसको कट करेंगे और इस तरह से ये ट्राइंगल आप ऐसे बना लेंगे। जैसे आप ट्राइंगल बना लेंगे उसके बाद आप S पॉइंट से नीचे एक एक्यूट एंगल बनने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। वो एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसलिए इस तरह से आप लाइन बनाएंगे, एक रे बनाएंगे और यहाँ पर कितने आर्क बनाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं जो आपको रेशो आपको यहाँ दिया गया है SH/SV का 3/5 दिया है, यानी आपको 5 आर्क बनाने हैं, यानी S1 S2 S3 S4 S5। और ये जो आर्क बनेंगे ये अंदाजन होंगे, लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप इसको 1 सेंटीमीटर के बनाएं। पहले आप पॉइंट S पे रखेंगे, 1 सेंटीमीटर का S1 बना लेंगे, फिर S1 पे राउंडर अपना रखेंगे और फिर S2 मार्किंग करेंगे। सेम लेंथ का होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका जो राउंडर है वो हिलना नहीं चाहिए, श्रिंक नहीं होना चाहिए, यानी सुकड़ना नहीं चाहिए, जैसा है बिल्कुल एकदम टाइट रहना चाहिए। यहाँ पर आपको आपके राउंडर का बहुत ख्याल रखना होगा, खास करके आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो चाबी होती है उससे उसको एकदम अच्छे तरीके से आप टाइट कर लीजिए और फिर यहाँ पर रखकर S पॉइंट पर रख के 1 सेंटीमीटर का S1, फिर S1 पर रख के 1 सेंटीमीटर का S2, फिर S2 पर रख के 1 सेंटीमीटर का S3, फिर S3 पर रख के 1 सेंटीमीटर का S4 और S4 पर रख के S5 आप बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और S5 ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो रेशो क्या है 3/5 यानी 5 तक जाना है। तो आप क्या करेंगे S3 को इस H से जोड़ लेंगे, S3 को इस तरह से S से जोड़ लेंगे और यहाँ पे जो ट्राइंगल होगा SH को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इस तरह से ऐसे, और यहाँ से SR को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करेंगे।
क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले तो आप S3 को H से जोड़ लेंगे, क्योंकि आपको बड़ा ट्रायंगल बनाना है। तो ये देखो S3 से जोड़ लेंगे, क्योंकि S3 से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 3/5 है, तो SH को 3 से जोड़ना है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, S3 को H से जोड़ लेंगे और फिर बाद में राउंडर को पॉइंट S3 पर रखेंगे और एक खास लेंथ का, या तो उतने ही 1 सेंटीमीटर का ही आप यहाँ से एक आर्क बनाएंगे इस तरह से, और फिर बाद में सेम वही लेंथ का S5 पे रख के एक आर्क ऐसे बनाएंगे जितना सेम लेंथ का आपने ये आर्क बनाया था। देन फिर आप क्या करेंगे, इस आर्क का लेंथ लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ लेंगे, मेजर करेंगे और S4 पे जहाँ इस आर्क ने कट किया है, जब आपने S5 पे रख के ऐसे आर्क बनाया था, तो इस S4 पे जहाँ पे कट किया वहाँ पर राउंडर को रख के एक आर्क ऐसे बनाएंगे, यानी उस आर्क को कट करेंगे और एग्जैक्टली S3H के पैरेलल S5V आप ड्रॉ करेंगे। S5V एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं होना चाहिए, वरना रॉन्ग हो जाएगा वो। ठीक है, जो प्रोसेस आपने नीचे किया है वही प्रोसेस आप ऊपर भी करेंगे। H के ऊपर रखेंगे राउंडर 1 सेंटीमीटर का, एक तरह से आप एक आर्क बनाएंगे ऐसे, और SV पे जो आपको ये पॉइंट मिला ये लाइन से, यहाँ पर भी रख के सेम लेंथ का आप आर्क बनाएंगे। ये आर्क बना लिए, फिर इसका आप मेजर करेंगे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मेजर करेंगे और इस आर्क ने इस SV को जहाँ पे कट किया था वहाँ पे रख के इसको यहाँ पे ऐसा रख के इसको इस तरह से कट करेंगे और एग्जैक्टली RH के पैरेलल जो है ना आप VU एक लाइन ऐसे बनाएंगे, VU लाइन आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और एकदम पैरेलल होना चाहिए ये चीज़, अगर पैरेलल होगी तो ये करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे और फिर ये जो आपका जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है 100% मैं कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ये आने ही वाला ही है। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, एक ऐसे रहेगा, बस नाम हो सकता है अलग हो सकता है उसकी लेंथ वगैरह अलग हो, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस करें, इस तरह के क्वेश्चंस की। आपके प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप, द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल शेप का जो आइसक्रीम पॉट है उसका जो नीचे जो सर्कुलर एरिया है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हाइट उसका 7 सेंटीमीटर है। दिस पॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द आइसक्रीम। वो जो पूरा डब्बा है वो पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। सर्कुलर या सिलेंड्रिकल जो शेप का जो डब्बा है वो पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। द एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन्स। अब कोन शेप का जो आइसक्रीम का होता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको भर भर के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी जो आपको कोन के लेंथ और डायमीटर आपको दिए गए, देखो आपको हाइट दिए 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। इफ ईच स्टूडेंट गिवन 1 कोन, अगर हर एक स्टूडेंट को एक कोन दिया जाएगा तो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सर्व्ड, तो कितने बच्चों को आइसक्रीम मिलेगी ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर वॉल्यूम का जो है हमारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। अगर आप यहाँ देखते हो सिलेंडरिकल शेप का जो डब्बा है या टिफिन एक तरह से वो जिसमें आइसक्रीम रखी हुई है, पहले उसके बारे में डिटेल देख लीजिए। यानी सिलेंडर का रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है, हाइट जो आपका 7 सेंटीमीटर है, और जिसमें कोन के अंदर हमको डाल के देना है उसका डायमीटर दिया है। तो डायमीटर का हम रेडियस निकालेंगे 2 सेंटीमीटर जैसे मैंने पहले ही कहा, और इसका हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम नीचे कौन सा आएगा, एक कोन का वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे पूरे आइसक्रीम के सिलेंड्रिकल शेप का डब्बे के वॉल्यूम को। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप का जो डब्बा होगा उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, पायर स्क्वायर एच। सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पायर स्क्वायर एच होता है। और ये आपका कोनिकल शेप का है कोन जिसमें आइसक्रीम भर के देना है, तो उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बस उसमें 1/3 आपको साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। 1/3 पायर स्क्वायर एच। आप देख सकते हैं सारी वैल्यू जो है यहाँ पर पुटअप कर दी गई है, पाई जो है कैंसिल कर दिया गया है। आर इसका था 12 × 12 है ना, और क्या दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 3 है ना, या नीचे वाला 3 ये ऊपर इस तरह से आ गया, तो देखो यहाँ पे नजर आ रहा है 3। तो 3 × R जो इसका है 12 × 12, और हाइट इसका 7 है ना, जिसमें आइसक्रीम रखी हुई है भरी हुई, और एक कोन है जिसका रेडियस क्या है 2 × 2, और हाइट इसकी क्या है 3.5। अब आप यहाँ देखेंगे
साढ़े तीन का साढ़े तीन, साढ़े तीन दूनी 7 है ना, 3 और 3 6 होते हैं, तो साढ़े तीन कितने होंगे, 7 होंगे। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसको जो है यहाँ पर इस तरह से कैंसिल किया। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर इस स्टेप को पूरे जो है कंसंट्रेशन के साथ देखिए, वरना सिंप्लीफिकेशन पार्ट समझ में नहीं आता है ना। देखो यहाँ पर साढ़े तीन का साढ़े तीन दूनी 7 है ना, 3 का 2 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 का 2, 2 छंग 12 है ना, 2 6 12 और 3 6 18 और ये हो जाएगा 12। तो 12 इंटू 18 क्या हो जाएगा आपका 216। इस तरह से 216 जो है ना आइसक्रीम सर्व होगी, यानी इतने स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ पर फिनिश होता है। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक क्यूबॉइड है, उसके आपको सारे लेंथ ब्रेथ और हाइट दे देगा और उसको बोलेगा कि इसको मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके कौन बनाया है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कितने जो है 10 सेंटीमीटर कितने कोन बनेंगे, तो उसको आपको डिवाइड करना होगा। जब आपको नंबर ऑफ पूछा जाएगा तो उसको डिवाइड करना होगा वॉल्यूम को। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको टेक्स्ट बुक से, प्रॉब्लम सेट से लेके सॉल्व करने, जो एग्जाम में बनते ही बनते हैं, है ना। तो ये 2023 में आया था, हो सकता है इस बार एक बार फिर से रिपीट हो जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बढ़ते हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब यहाँ फिगर ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है ए, जहाँ से सर्कल पे 2 टेंजेंट ए एन और ए एम बनाए गए हैं। यहाँ पर एक और टेंजेंट है बी सी, जो सर्कल को पॉइंट पी पर टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अ सर्कल टच साइड बी सी एट पॉइंट पी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी का जो साइड है बी सी, वो सर्कल को पॉइंट पी पर टच कर रहा है। फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है, यहाँ पे आउटसाइड जो ट्राइंगल बना है उससे टच हो रहा है। फर्दर एक्सटेंडेड लाइन ए सी को, लाइन को अगर और बढ़ाते हैं और ए बी को लाइन को और बढ़ाते हैं तो सर्कल को पॉइंट एन और एम पर रिस्पेक्टिवली वो टच करता है, यानी टेंजेंट बनता है। हमको क्या प्रूव करना है, ये ए एम का वैल्यू है ना हाफ होता है ट्राइंगल ए बी सी के पैरामीटर से। ए एम का वैल्यू जो कि टेंजेंट है, इसका वैल्यू हाफ होता है ये ट्राइंगल ए बी सी के पैरामीटर से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, आपने कॉन्सेप्ट सर्कल के अंदर ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ए एन इक्वल टू ए एम बताया गया है, बी एम इक्वल टू बी पी बताया गया है और सी एन इक्वल टू सी पी बताया गया है। अगर फिगर में देखेंगे तो देखो पॉइंट सी बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी एन सी पी सेम रहेगा। एक्सटर्नल पॉइंट है बी सर्कल का, तो बी एम और पी एन सेम रहेगा। और इस तरह से ये देखो पॉइंट ए जो है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए एन और ए एम सेम रहेगा। इस तरह से यहाँ पे सब चीज़ लिख दी गई है, इसको स्टेटमेंट 1 बोला गया है। अब सेकेंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया, पेरीमीटर ऑफ एबीसी। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब उसके सारे साइड्स का एडिशन। तो ए बी बी सी ए सी यहाँ लिख दिया गया है। तो ए बी तो सेम रखा गया है, लेकिन बी सी की जगह पे क्या लिखा गया है, बी पी प्लस पी सी। सी ए की जगह पे क्या लिखा गया है, ए एन माइनस सी एन। देखो यहाँ पे लिखा है ए एन में से सी एन माइनस कर देंगे तो जब ए सी मिलेगा, है ना। ए सी की जगह पे देखो पूरा ए एन जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक है ए सी प्लस सी एन या एन सी, है ना, सी एन लिखेंगे यहाँ पर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, ए एन के माइनस में सी एन आ जाएगा, इस तरह से ये इधर आ जाएगा उठ के यहाँ पर। तो ए सी की यहाँ पे ये वैल्यू रखी हुई है यहाँ पर पैरामीटर के फॉर्मूले में, देखो, वरना आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। अब क्या है, बी सी इक्वल टू बी पी प्लस पी सी है, सी इज इक्वल टू ए एन माइनस सी एन है। तो अब ये ए बी का ए बी वाई सी का वैसी है ना। अब क्या हो जाएगा, बी पी प्लस पी सी क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि बी एम और बी पी सेम है, सी एन और सी पी सेम है, तो बस इसका यूज करने का टाइम यहाँ पर आ गया है। ए बी एज इट इज है यहाँ पर, है ना। यहाँ बी पी की जगह पे बी एम यूज हुआ है, पी सी वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है, ए एन की जगह पर ए एम यूज हुआ है और सी एन वैसी का वैसे यूज हुआ है ना। तो यहाँ पर सारे ऐड हो जाने के बाद ए बी में बी एम ऐड कर देंगे और बाकी यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए बी और ए बी सेम रखा है, बी एम सेम रखा है। यहाँ से देखो पी सी और सी एन गायब हो चुका है यहाँ से। अगर मैं इसको थोड़ा सा और
अच्छे तरीके से मैं बताऊं, यहाँ पर ये PC और CN गायब होकर डायरेक्ट AM बचा है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेम है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है। अगर मैं PC के यहाँ पे CN रख दूं, और क्यों रखूंगा मैं? क्योंकि दोनों सेम है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो है टेंजेंट बने हुए हैं, तो दोनों टेंजेंट सेम होते हैं PC और CN, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर AM बचा है ना। तो देखो AB प्लस BM क्या बन जाएगा आपका? AM बन जाएगा, है ना। AB प्लस BM पूरा AM बन जाएगा आपका, और यहाँ पे ऑलरेडी AM है, तो AM AM क्या हो जाएगा आपके? 2 AM हो जाएंगे, यानी पेरीमीटर ऑफ ABC क्या हो जाएगा? 2 AM हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है इस तरह से ABC के पेरीमीटर के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कुछ इस तरह से जो आपको प्रूफ करना है वो यहाँ पर ये स्टेप आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, वो कॉन्सेप्ट है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई हम टेंजेंट बनाते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीज़ें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ थीटा। अगर आपको x का वैल्यू r cos थीटा दिया है, y का वैल्यू r sin थीटा दिया है, तो बोलता है कि थीटा को हटा दो। थीटा को क्या कर दो? हटा दो। तो यहाँ क्या करना है? x इक्वल टू जो r cos थीटा है, तो जो r मल्टीप्लाई में नेक्स्ट स्टेप में x के अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई एक तरह से। इसी तरह से y इज इक्वल टू जो r sin थीटा था, तो y के अपॉन में r को ले लो ऐसे, तो sin थीटा की वैल्यू बन जाएगी। और आपको पहली हमारी इक्वेशन तो पता ही है, पहली हमारी जो आइडेंटिटी है, तो यही आइडेंटिटी का पहली हमारा यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन का वैल्यू क्या है? y अपॉन r। तो साइन का स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू है y अपॉन r, उसका भी स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, प्लस फिर ये प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? x अपॉन r था, तो कॉस का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो r स्क्वायर एक ही बार लिखा गया है, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो r स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा r स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्जैक्टली थीटा पूरा गायब हो जाएगा। एक तरह से इक्वेशन आपकी यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, सॉल्व प्रॉब्लम में उसको भी सॉल्व करके जाना। इसी तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें थीटा का आपको एलिमिनेट करना है, तो हो सकता है कि वो 3 मार्क्स में एग्जाम में बन जाए। जो सॉल्व प्रॉब्लम से भी जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं, तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर 2023 मार्च का जो पेपर है उसका सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके हॉट्स क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। पासबान तालीम के बारे में और उसकी बुकलेट के बारे में आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि हमको सिर्फ सोल्यूशन देखने को ही नहीं मिलते, QR कोड पे वीडियो भी देखने को मिलता है कि कौन सा स्टेप कैसे आया है। तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर सोल्यूशन की वीडियो में। थैंक यू।